नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज एक बार फिर से राजू भाई हमारे साथ हैं। कई लोगों ने बीच में कहा कि अच्छा केस हो गया तो आपने राजू भाई को बुलाना बंद कर दिया। अगर इतने कमजोर होते तो चैनल बंद करके घर बैठ जाते। दाल रोटी चलाने के और भी तरीके होते हैं। राजू भाई की तबीयत खराब थी। राजू भाई मेरे पर्सनल दोस्त हैं, केवल यहाँ के इन्वाइट ही नहीं है। तो मैंने ऑफिस को क्लियरली कहा हुआ था कि 1-2 हफ्ते हम उनको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि ऐसे आरोप लगाने से पहले 100 बार कम से कम ट्विटर जाके, फेसबुक जाके देख लीजिए, वहां भी हम लोग लिखते पढ़ते हैं। तो राजू भाई के ऊपर केस हो गया तो हम उनको बुलाना बंद कर देंगे। इतना जिस दिन डर लगेगा ना, उस दिन देश छोड़ के चला जाऊंगा, कहीं और जाके बस जाऊंगा, आराम से बस जाऊंगा और चैन से रहूंगा। खैर, केस की बात चली है तो बात होगी जुडिशरी की। मैं अपने छोटे भाई और शानदार यूट्यूबर सोहित मिश्रा को बधाई देना चाहता हूं कि जो मैं सोच रहा था उसने पहले ही कर लिया, इसलिए मैंने उसका वीडियो भी शेयर किया था। जिस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ इतिहास उनको कैसा याद करेगा, कैसे याद करेगा के चक्कर में पड़कर लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार पॉडकास्ट कर रहे हैं। सच बताऊं तो जो उनकी पहले थोड़ी लिबरल की इमेज बनी हुई थी, हम लोग को लगता था चलो प्रेशर बना होगा, लेकिन ओवरऑल लिबरल हैं। अब समझ में आ रहा है कि ओवरऑल वही हैं जो दिख रहे हैं। खासतौर पर जस्टिस लोया के मामले में जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब किसी की तबीयत खराब हो तो सबसे पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, और ये भूल गए कि सबसे पास में दूसरा हॉस्पिटल था, ले वहां जाया गया जहां बीजेपी के एक आदमी का अस्पताल था। लोया पर जो किताब लिखी है, जस्टिस लोया पर जो हमारे दोस्त निरंजन टाकले ने किताब लिखी है, बहुत डिटेल किया है। निरंजन ने बताया भी बहुत कुछ उस पर है। बाबरी मस्जिद वाले पे जो कुछ उन्होंने कहा वो तो आपने देखा ही। और इसके बाद एक जजेस को लेकर जिस तरह की बात आई है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जुडिशियल सिस्टम पर कि क्या जुडिशियल सिस्टम हमारा पूरी तरह से खत्म हो रहा है, पूरी तरह से खोखला हो चुका है। और एक सवाल जहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा राजू भाई, मैं सवाल तो नहीं पूछूंगा कि जस्टिस लोया वाले मसले पर जो कुछ कहा है उन्होंने और जो कुछ हकीकत है उस पर आप एक बार विस्तार से बात करें, या जो भी आपको इच्छा हो। मैं चाहता हूं आज जुडिशरी पर हम लोग ढंग से बात कर ली जाए। सर, जस्टिस लोया साहब की जो मृत्यु हुई वो संदिग्धता के घेरे में है, और उसके लिए जो उसकी सबूत है, उसकी सारे जो वो इकट्ठा करके उनकी हत्या हुई है, और ना ही उनका नैसर्गिक मृत्यु हुई, अनैसर्गिक मृत्यु हुई। ये निरंजन टकले ने अपने किताब में करीब करीब प्रूव कर दिया था, और उसी वक्त हमको मालूम था, हम लोग सब जानते थे। सर, पहली बात तो एक है कि उनको हार्ट का, और उसमें सबसे बड़ी, मैं हमेशा, कई बार आपने सुना होगा कि जुडिशरी के सुधरने का कोई संभावना नहीं। ऐसा मैंने जब भी जिस एपिसोड में किसी और के भी या यहां भी कहा है, तब मैंने यह कहा है कि जुडिशरी के कंकाल असल में नागपुर के रवि भवन में दफन है। ये बात मैंने हमेशा कही है। और आप समझिए कि इसमें पूरी की पूरी फ्रैटर्निटी शामिल थी। चंद्रचूड़ सरगना है, लेकिन पूरी फ्रैटर्निटी शामिल थी। और आप ये कह सकते हैं रवि भवन के रजिस्टर को पूरी की पूरा छान मारा है निरंजन टकले ने, और उसमें कौन कौन सी एंट्रीज है और वहां अमित भाई क्या कर रहे थे, इन बातों से लेके सारी बातें उसमें आई हैं। और आपको आगे की बात बताता हूं, आगे आगे जाकर इसका सीक्वल भी आएगा। सर, जो उनकी बहन ने कहा था कि उनको कुछ पैसे, चीफ जस्टिस यहाँ के तबके थे, उन्होंने एक घर देने का और 100 करोड़ का वादा किया था, वो घर अब बन चुका है सर। और उस सोसाइटी में वो सारे जजेस हैं जिनका जिक्र निरंजन ने अपनी किताब में किया है। आप इसको तो कोइंसिडेंस कह ही नहीं सकते सर आप। और वो कहाँ है सोसाइटी और कैसे बनी है, वो भी सर इलीगल, यानी जमीन पे, यानी म्हाडा के जमीन पर मुंबई में बनी है। उसके ऊपर मैं अलग से एक, हम लोग कभी एपिसोड करेंगे यार, निरंजन के साथ हम बात करते हैं, तो उसके सारे सुराग सबूत सबके पास है। तो आप ये मत समझिए सर, जुडिशरी में दो मॉडल एक सेट कर दिए मोदी सरकार ने आने के बाद, एक लोया मॉडल और दूसरा गोगोई मॉडल। तो अभी जो हम जुडिशरी देख रहे हैं वो गोगोई मॉडल को फॉलो कर रही है। लोया मॉडल के अनुयायी और नेता एकमात्र थे वो खुद ब्रिजमोहन लोया। वो उनका बलिदान हो गया, शहीद हो गए वो। लेकिन जिस राम शास्त्री का नाम कहा जाता है महाराष्ट्र में, कम से कम, कि न्याय के लिए उन्होंने यहाँ पेशवा के गद्दी के न्यायाधीश का पद छोड़ के वो काशी चले गए, तो उनका नाम सिर्फ ब्रिजमोहन लोया ने कायम रखा, बाकी जज गोगोई पैटर्न से गए।
यानी लेड और सिल्वर, जैसे पाब्लो एस्कोबार पूछता था आपको लेड, लेड का मतलब है बंदूक की गोली और सिल्वर का मतलब है पैसे, तो आपको एक चुनना है। तो लोया ने जो चुना उसका अंजाम बाकी जजों ने देखा, उसके बाद किसी ने भी लेड नहीं चुना, सबने सिल्वर चुना, और इसलिए हमको अब निर्णय मिलता है यानी डिसीजन आता है, लेकिन न्याय नहीं हो सकता। वो तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक, सब जगह ये बात लागू है। आप दिल्ली में देखिए ना सर, दिल्ली में हाई कोर्ट के जज के घर पे कैश मिलता है, आग लग जाती है, कैश मिलता है, बाकायदा 3 जजों की कमेटी बनाई जाती है, 3 जजों की कमेटी जांच करती है और कहती है कि हाँ कैश था, वहां पर इलीगल था। मामला आता है कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट होगा, क्या होगा, संसद चलती है, हल्ला शोर शराबा सब होता है, लेकिन इम्पीचमेंट उनके खिलाफ नहीं होता है और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो किसी भी जज को इतनी तनख्वाह तो नहीं मिलती है कि गड्डियों में पैसा रखा जाए जो आग लगाने से जल जाए। सर यहां मैं कुछ कहना चाहता हूं, वो रुपए 1500 करोड़ थे ऐसा कहा जाता है, वो समझो हम लोग 15 करोड़ होंगे, 1500 भी नहीं होंगे। तो भी एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 3 दिन पहले एक निर्दोष व्यक्ति 39 साल पहले 100 रुपए का रिश्वत लेने के जुर्म में पकड़ा गया था, उसको निर्दोष बरी किया गया। 39 ईयर्स उसके जिंदगी के, परिवहन बूढ़ा हो विभाग गया। का। और कोर्ट में जज के पद पर वो आदमी बैठा है जिसके गोडाउन में 1500 करोड़ कहते हैं, कम से कम हम 15 मान के चले तो भी करोड़ रुपए मिलते हैं, और वो अभी भी जज है। दूसरा जज है वो बजरंग दल के कार्यक्रम में जाकर वहां पर हिंदू राष्ट्र, यानी आप अगर खालिस्तान के बारे में कहो तो देशद्रोह है, अगर आप पाकिस्तान के बारे में कहो तो देशद्रोह, और वो वाकई सही है ये, तो फिर हिंदू राष्ट्र कहना भी तो देशद्रोह है, क्योंकि वी आर मॉडर्न रिपब्लिक। तो ऐसे देशद्रोही जज भी यहां पर बैठे हैं, और पैसे के मामले में इस तरह से भ्रष्ट जज बैठे हैं। और जो एक चंद्रचूड़ साहब से पहले गोगोई साहब थे, उन्होंने यौन शोषण का खुद पर हुआ आरोप खुद ही सुना, खुद ही को बरी किया, रिटायर होने के बाद सत्ता पक्ष के ये बन गए, सांसद बन गए 6 साल के लिए, और कभी राज्यसभा में नहीं जाते। हाँ, और राज्यसभा में नहीं जाते और ज्ञान देते घूम रहे। अब चंद्रचूड़ साहब को भगवान ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया, तो उन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले में जो न्याय है ना, मैं हमेशा ये कहूंगा आप जिंदगी भर कि हमारे चारों वेद जो है वो अपौरुषेय माने जाते हैं, क्योंकि पुरुषों ने नहीं लिखे। तो ये बाबरी मस्जिद का फैसला, इसके ऊपर इन्होंने सिग्नेचर नहीं किया क्योंकि अपराध बोध होगा ना, तो इसलिए इसको भी अपौरुषेय वेद माना जाएगा, 5वां अपौरुषेय वेद बाय आरएसएस। तो ये सारा मामला जो है वो इन्फिल्ट्रेशन, एक आतंकवादी संगठन ने सारी संस्थाओं का कब्जा करने का भारतीय इतिहास का एक भयंकर काल हम इससे गुजर रहे हैं, ये मैं मानता हूं, और चंद्रचूड़ उसका हिस्सा है और सरगना भी रह चुके हैं। एक सवाल मैं आपसे अलग से पूछ रहा हूं, खासतौर पे जस्टिस लोया को लेके पूछ रहा हूं। एक देखिए, डर जो होता है बहुत नॉर्मल होता है, बहुत नॉर्मल डर होता है। क्या जस्टिस लोया के साथ जो कुछ किया गया वो इसीलिए किया गया कि बाकी लोगों में डर पैदा हो जाए? और मैं चाहता हूं दर्शकों को आप ये भी बता दें कि जस्टिस लोया कौन सा मामला देख रहे थे। जस्टिस लोया सोहराबुद्दीन का मामला देख रहे थे, और अमित शाह को उन्होंने ये कहा कि कटघरे में आकर एक बात किए बिना मैं एक्यूज को बरी नहीं कर सकता या छूट नहीं दे सकता। इस बात पर अमित शाह का ऐसा था कि वो गृह मंत्री भारत के बने थे या बनने वाले थे, ऐसा ये इस पड़ाव पर था वो बात। तो वो नहीं चाहते थे कि इस केस से उनका नाम इतना सामने आए। तो जिस उनको दिन दिया गया, फैसले का दिन दिया गया, और जिस दिन वो छूटे, बरी हुए, उस दिन ऐसी एक खबर आएगी कि वो बात कहीं पेपर में नहीं छपेगी, न्यूज़पेपर में, ऐसा भी लोया साहब को कहा गया था। और वाकई उस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट डिक्लेयर की और वो बात ज्यादा बड़ी खबर बनी, और ये छोटी खबर में चली गई, ये बरी होना। तो बात यह है कि लोया साहब की जो मृत्यु है वो उनके अडिग, उनको इतना प्रेशर था। उनकी बहन ने कहा है, सर निरंजन ने इंटरव्यू किया है, सारे टैब्स है उसके पास, उनके बहन ने कहा था उनके बेटे को, देखो बाद में आप बीजेपी के वहां के लोग उनके बेटे को डरा धमका कर लेके आए थे, वो छोटा बेटा बच्चा था, वो हाँ वो बात करने में चूकता था तो ये बीजेपी के लोग उसके कान में फुसफुसाते थे। तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता उनकी बहन ने, और बहन डॉक्टर थी,
अनफॉर इनकी इनकी किस्मत देखिए कि बहन डॉक्टर थी तो उनको एग्जैक्ट पता चला कि हुआ क्या है अपने भाई के साथ, लेकिन किसी एक ने इनकी नहीं सुनी। और उस वक्त मैं जानता हूं कि अकेले निरंजन टकले ने इतनी तकलीफ सही। लेकिन आपको मैं बताऊं, विपक्ष में कांग्रेस थी, यहाँ महाराष्ट्र में कांग्रेस थी, मैं राष्ट्रवादी को तो गिनता ही नहीं विपक्ष में, लेकिन शिवसेना थी, किसी ने मुद्दे को नहीं उठाया। महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो उनके उनकी किताब कोई छापने को तैयार नहीं था, मुझे याद है उस नहीं समय नहीं, मैं काफी आपको बात आगे उनसे की मेरी हुई कहानी थी। सुनाता हूं। इनके महाविकास आघाड़ी के बीच में सरकार आई तो ये डर गए थे कि लोया केस ओपन ना हो जाए, लेकिन गृह मंत्रालय महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के पास था, तो उन्होंने उस केस को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। क्योंकि आपको इनको चिपकाने वाला फेविकॉल तो मालूम है कौन है आदमी, तो वो फेविकॉल की वजह से वो लोया केस खुल नहीं पाया। तो निरंजन टकले निरंतर संघर्ष करते रहे और इतना संघर्ष किया कि उनको कोई काम नहीं मिला, नौकरी नहीं। जो जो हालात से हम सब कभी ना कभी गुजर रहे हैं, आज मैं गुजर रहा हूं, वो गुजर रहे हैं, पैसे नहीं, और लोग बस बोलते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और भारत पाकिस्तान मैच लगती है तो हमारे साथ छोड़ के वहां देखने चले जाते हैं। अब सोनम वांगचुक के साथ सिर्फ एक आदमी अंदर गया है, बाकी सारे लोग भारत पाक मैच देख रहे थे, जबकि भूल के कि हमारे यहाँ खून बहा है, लहू बहा है। और प्रधानमंत्री मैच की तुलना युद्ध से करते हैं। ऐसा छिछोरापन मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। खैर, बात यह है सर कि लोया की जो मृत्यु है उसका रहस्य इतना खुला है कि वो रहस्य नहीं है, लेकिन वो खुलने के लिए इन सत्ता में जो बैठे हुए जो लोग हैं उनका जाना जरूरी है। दूसरे दिन आपको पता चल जाएगा कि लोया की मृत्यु कैसी हुई, क्योंकि अगर आप हु किल्ड जज लोया किताब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये कोई गुमनाम फिल्म नहीं है। उनको हटाया गया रास्ते से क्योंकि वो अपने बात पर अड़िग रहे कि अमित शाह को कटघरे में आके खड़ा रहना ही है, जबकि चीफ जस्टिस उस वक्त हाईकोर्ट के थे, क्योंकि लोया सीबीआई जज थे, चीफ जस्टिस थे मोहित शाह मुझे लगता है। उनकी बहन ने कहा है और किताब में लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं, 100 करोड़ रुपए ऑफर किया और घर ऑफर किया। वो घर जो बनना था वो सोसाइटी बन चुकी है अब, और वो उसमें जो भी लिप्त है उनके नाम है वो रवि भवन के रजिस्टर में, बाद में फाड़े भी गए, वो सारे निरंजन ने लिखे हैं। उनकी सोसाइटी बन चुकी है, चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूं, आप मुंबई आ जाइए। निरंजन को भी मालूम है और हम सबको मालूम है। ये बात सबसे बड़ी बात है भारत के इतिहास में। आज की तारीख में हम मैं बार बार कह रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग दैट, कि वी आर रूल्ड बाय माफिया, वी आर नॉट रूल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। तो हमें इस बात का सबसे पहला, अगर कोई चीज करनी है तो जज लोया को उनका न्याय दिलाना है। और जज लोया की मृत्यु को बलिदान, शहीद सब कहने से वो नहीं होगा। जिन्होंने ये किया, जैसे बाबरी मस्जिद गिराना एक जुर्म था, लेकिन किसने जुर्म किया? तो आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद ने खुदकुशी कर ली। वैसे लोया का हार्ट अटैक की कहानी भी बाबरी मस्जिद जैसे ही है, क्योंकि लोया की मृत्यु तो हुई, लेकिन किसने की? तो उनके हार्ट ने की, जबकि उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके यहां पर सर पे जख्म था उनके पीछे। अब सर पे जख्म कैसे हो गया? ये सारी जो बात है ना, और लिखा है, निरंजन ने लिखा है कि जख्म था, और इतना जख्म था कि उनकी शर्ट वर्ट सब खून से भींगी हुई थी, जीन्स खून तक से खून चला लथपथ गया थे था। सर, लहूलुहान थे वो। और दूसरी बात मैं बताता हूं कि आज जुडिशरी में जो मेन लोग हैं, शीर्षस्थ हैं, वो भी वहां पर, और वो सारी चीजों में यानी उनका नाम है वो रवि भवन के रजिस्टर में। तो ये बात है कि आप समझो कि सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आपको न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि न्याय रवि भवन के कागजों में और जमीन के अंदर दफन हो चुका है। वो कंकाल जब तक आप नहीं निकाल पाओगे तब तक आपकी न्याय व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। एक मामला अभी हुआ, आपकी पोस्ट से मैंने जाना, फिर ये जाना कि नहीं जा रही हैं। जस्टिस गवई की मां को बुलाया गया आरएसएस के एक आयोजन में। उसके बाद उनका पत्र आया, हाथ से लिखा हुआ पत्र आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अम्बेडकरी विचारधारा को मानती हूं। आप लोगों के सौजन्य से मराठी पढ़ लेता हूं तो समझ में आया मेरे कि मैं अम्बेडकरी विचारधारा को मानती हूं, इस कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगी वगैरह। वो पूरा मामला क्या था? और जस्टिस गवई की माँ जो हैं, उनके जस्टिस गवई के फादर भी बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता थे, तो उनको अचानक आरएसएस को कैसे याद आ गई उनको बुलाने की?
देखिए, मैं 2 बातें बताता हूँ। पहला तो मैंने 3 दिन पहले प्रशांत कदम हमारे यहाँ बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, दिल्ली कवर करते थे एबीपी के लिए पहले। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू के अंत में मैंने कहा कि गवई साहब की माँ हमारी भी तो माँ है। तो हम ये उनको विनती करते हैं कि आरएसएस जैसे आतंकवादी और फांसीवादी संगठन के साथ वो कार्यक्रम में ना जाएं। आज मैं आपके माध्यम से भी उनको विनती करता हूं कि ना जाएं, ताकि अंबेडकरवाद और गांधीवाद और जो मॉडर्न रिपब्लिक बनाने वाले सारे शहीद हैं उनका अपमान ना हो। तो वो जाएगी तो इससे अंबेडकरवाद के खिलाफ जो ताकतें हैं उसको बल मिलेगा। ये मैंने उस दिन आह्वान किया था। उसके बाद वो पत्र आया। अब कंफ्यूजन अभी कायम है सर। वो पत्र आने के बाद कल पूरे दिन एएनआई, पीटीआई, सारे लोग, सारी चैनल्स के वहां के जो रिपोर्टर्स हैं वो मेरे संपर्क में थे। वो बंगले पर आई नहीं मैडम, गवई साहब की माँ साहब आई नहीं। तो किसी से बात ना हो पाई। तो राजेंद्र गवई साहब है, गवई साहब के भाई यानी दूसरे बेटे, तो उन्होंने खुलासा किया कि ये जो पत्र भी है वो भी फर्जी है। ये सुबह मुझे प्रशांत कदम ने ही फोन करके बोला कि पत्र भी फर्जी है। तो अब ये संदिग्धता फिर से कायम हो गई है कि डॉक्टर कमल गवई जो है माँ, दादा साहब गवई साहब की पत्नी और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महामहिम भूषण गवई साहब की माँ, वो जाएगी संघ के कार्यक्रम में या नहीं, या इसका फाइनल फैसला अभी तक उनके मुंह से किसी ने नहीं सुना है। अब ये पत्र अगर फर्जी है, और वो पत्र फर्जी है, उसमें कहा है कि वो उन्होंने जो हमें इनविटेशन दिया था आरएसएस वालों ने, उन्होंने नाम डाला हमारी परमिशन के बिना और फर्जी है वो नाम। तो अब क्या फर्जी है और क्या फर्जी नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जबकि मैंने अपना अपील कायम रखा है कि वो ना जाएं, ताकि आम्बेडकरी मूवमेंट को, और आम्बेडकर ने अपने जीवन में बिना स्वार्थ के, और देखिए गवई साहब जो थे, दादा साहब गवई साहब, वो बहुत बड़े नेता, वो सारे कांग्रेसी थे। कांग्रेस की वजह से इनकी सारी जो वो बनी, पहचान बनी। तो फिर भी वो, अगर कांग्रेसी होने के बाद भी लोग कहते थे फिर आम्बेडकर की विचारधारा से आप दूर गए, ये लोग बोलते हैं आम्बेडकरी विचारधारा के लोग। तो बीजेपी के आरएसएस के संचलन 100 साल में, यानी एक नाजिज्म, यानी हिटलर के प्रेरणा से बने हुए और मुसोलिनी के प्रेरणा से बने हुए एक संगठन जो फांसीवादी और टेररिस्ट आतंकवादी संगठन है, उसकी 100 साल पूरे होने पर ये प्रमुख अतिथि के रूप में जाएगी, तो आम्बेडकरी जनता में संदेश ठीक नहीं जाएगा। तो मैं बार बार, और दूसरी बात, वो हमारी भी माँ है, हम चाहते कि वो हमारे साथ रहे, उनके साथ ना जाए। हम लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं, कितने सारे अंदर है, उमर खलीद से लेकर। तो वो हम आह्वान कायम रखते हैं, लेकिन अभी तक संदिग्धता कायम है सर। वो निसंदिग्ध, वो लेटर का राजेंद्र गवई साहब का खुलासा मुझे प्रशांत कदम साहब ने सुबह बोला कि उन्होंने कहा है कि ये लेटर भी फर्जी है। अब क्या फर्जी है क्या फर्जी नहीं है, अब इतना तो शादी सी छोटी सी बात थी, मैडम खुद सामने आती और एक स्पष्ट रूप से बोलती कि मैं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगी, तो बात खत्म होती। लेकिन दोनों तरफ से जबरदस्त दबाव है शायद, और इसमें अब कार्ड छप चुके हैं और ऊपर उनका नाम है, और आरएसएस जैसे संगठन जबकि सत्ता में है, सत्ता के चरम पे है राज्य में, केंद्र में, और कार्ड पे पहला नाम उनका है और ये नहीं जाएगी, तो आरएसएस के जो फांसीवाद है उसके खिलाफ ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट में विजय होगा। ईगो, उनके ईगो पर भी सवाल उठेगा। हाँ, ईगो भी उनका हर्ट होगा। तो मुझे वहां के रिपोर्टर निरंतर फोन करके बोल रहे हैं कि आपके आह्वान की वजह से बहुत पेच हो गया है, कि अम्बेडकरी जो मूवमेंट है वहां की वो जोरदार है, वो लगी हुई है कि नहीं जाए वो, और अब आरएसएस वाले भी लगे हैं, वो भी उस पे आए हैं। अब पता चलेगा कि अम्बेडकर साहब के विचारों की जीत होती है या आरएसएस की सत्ता और मसल पावर की जीत होती है। तो लोया पैटर्न का जो फॉलोइंग है या गोगोई पैटर्न का फॉलोइंग है, उसमें से एक आज भी कायम है, बरकरार है। चुनाव विकल्प फिर आज भी करना है। देखिए, आप एक चुन सकती है, आप लोया का रास्ता चुन सकते हैं जुडिशरी में, या गोगोई का चुन सकते हैं। तो यहां भी ये सवाल कायम है। तो हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं सर,
जैसे चौराहे पे हर संस्कृति, हर राज्य, हर देश कभी ना कभी इतिहास में खड़ा होता है और हम सही राइट साइड ऑफ हिस्ट्री है या नहीं, इसका बहुत कम लोगों को ज्ञान होता है। मैं चाहता हूं कि गवई साहब की माँ को ये पता होगा कि किस पक्ष में होने से वो इतिहास के सही पन्ने पर होगी। क्या फर्जी है क्या असली है, जब राजू भाई कह रहे थे तो मैं सोच रहा था कि कैसे फर्जी असली बन जाता है, कैसे असली फर्जी बन जाता है, यही समझ में नहीं आता है। कल जिन लोगों ने परसों मैच देखा होगा कि हाथ नहीं मिलाया गया और सारे लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। फिर वीडियो आ जाता है कि भाई हाथ तो पहले ही एक कार्यक्रम में खाना खाते हुए मिलाया जा चुका था। खिलाड़ियों पर मैं कोई दोष नहीं देता हूं, लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री क्रिकेट मैच को ये बना देता हो कि ऑपरेशन सिंदूर वहां भी लागू हुआ, मान लीजिए हम मैच हार जाते तो क्या देश हार जाता? और लौट के आऊं जुडिशरी पर, तो राजू भाई ने जो बात कही कि दो मॉडल हैं, कैरेट एंड स्टिक का मॉडल भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने सीधे माफियाज पे बनी हुई जो सबसे बड़ी फिल्म है गॉडफादर, वहां से डायलॉग ले लिया कि लेड और सिल्वर। तो ये सिर्फ जुडिशरी के सामने नहीं है, मुझे लगता है हर आदमी के सामने है। हर आदमी जो बोलता है, लिखता है, जिसके सीने में दिल है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास जबान है, सबके पास ये सवाल है। आप देखिए केसेस होते हैं पत्रकारों के ऊपर, इतना सारा कुछ होता है, गैग ऑर्डर लग जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो दुनिया के हर मुद्दे पर बोलते हैं इस पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो कोई यूं ही खामोश नहीं होता और कोई यूं ही बोलता भी नहीं है। हम सबके सामने ये चुनौती है और देखना है कि जीतना हमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास गवाह है कि फाइनली सच की ताकतें ही जीतती हैं, लेकिन इस लड़ाई में कौन घुटने कब टेक देता है, कौन पक्ष कब बदल लेता है, ठीक है, मैं किसी पे पर्सनल हमला नहीं करना चाहता और क्यों करना है। जो जहां तक साथ दे वहां तक हमारा है, जब नहीं साथ देगा तो कोई बात नहीं। जो एकदम आज सही। हमारे साथ खड़ा है हम उसको मानते हैं, हमारा अपना है, कल नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हम ट्रेन से चलते हैं तो हर आदमी हमारी मंजिल तक थोड़े जाता है, कोई एक स्टेशन पहले उतर जाता है, कोई दो स्टेशन पहले उतरता है, कोई हमारे भी बात तक जाता है। तो एक बस अपील आप लोगों से है कि इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए कि राजू भाई बिक गए, अशोक पांडे बिक गए, रवीश कुमार बिक गए। बिकना होता तो सबके सामने बाजार खुला हुआ है, और जिस दिन बिक जाएंगे उस दिन आप किसी का कुछ कर भी नहीं पाएंगे, वो दूसरे रास्ते पर चुपचाप चल देंगे। राजू भाई, अपने सभी दर्शकों की तरफ से, टीसीएच की पूरी टीम की तरफ से, और मैं तो आपका दोस्त हूं तो मेरी तरफ से तो क्या ही कहना है। आपकी जो लड़ाई है वो हम सबकी लड़ाई है, और थैंक यू सिर्फ ये जबानी कहने का मामला नहीं है। जैसे भी, जब भी, रात के 2 बजे भी आप कॉल करेंगे तो हम लोगों को खड़ा पाएंगे। और आप अदालत में खड़े हैं तो समझिए अशोक पांडे भी खड़ा है, आप अगर जेल जाएंगे तो धन्यवाद। समझिए अशोक भी जेल में है। हम सब थैंक एक यू। ही नाव में सवार हैं, पार जाएंगे तो साथ और डूबेंगे तो साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, शुक्रिया।